तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 464 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके थे और सिर्फ लू फेंग ही वहाँ पे बचा होता है, लेकिन अभी तक किसी को कंफर्म नहीं हुआ होता है कि आखिर वो बंदा कौन है। क्या यहाँ पे वो ईस्ट एम्पायर का पावर है या फिर लू फेंग या फिर कोई अदर पावर, क्योंकि यहाँ पे सब एक ही झटके में मारे गए थे और वो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। यहाँ से दो ही बंदे हो सकते थे, ह्यूमन मिल्की वे या फिर ब्लू बर्ड ईस्टर्न रीजन के। यहाँ पे सबकी तरफ यही चर्चे होने लगते कि कौन है वो। ईस्टर्न दो होली लैंड्स भी इन सब के बारे में जानना चाहती थी। लू फेंग भी अपने ब्रेक थ्रू के बारे में अपने ह्यूज एक्सक्रेटर और प्राइमक के उस सिटी लीडर को भेज देता है, जिसको जानकर वो भी खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस को, जहाँ पे सारे लोग तो मारे जा चुके थे, लू फेंग ही बचा था। तभी डुआंगडोंग रिवर भी वहाँ पे आ जाता है। लू फेंग वहाँ पे कहता है मास्टर डुआंगडोंग रिवर। अब ये जो है वो लू फेंग का आखिरी मास्टर होने वाला है, कोई भी इसके आगे अभी तक मास्टर नहीं है। फिर दिखाया जाता है डुआंगडोंग को, जो कहता है कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम मुझे टीचर बुला सकते हो। मैं डुआंगडोंग रिवर का लास्ट जनरेशन का बंदा हूँ और तुम सबसे लेटेस्ट जनरेशन हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम्हारा गाइड भी रहने वाला हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि देखो यहाँ पे 820 बेसिक इनहेरिटेंस है, इसे जब चाहो तुम पढ़ सकते हो, जो कि कोर इनहेरिटेंस है और वो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है, जिसके बाद उसको फॉलो करने को बोलता है। फिर वो डुआंगडोंग रिवर उसे एक और जगह पे ले जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस को प्रीशियस वैल्यूबल्स मिला करती हैं। इनके कई सारे इंटर डायमेंशनल स्पेसेस हैं, जिनमें 820 पोर्टल्स हैं। जिसके बाद वो आगे जाने लगते हैं डीपर एरिया स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के। लेकिन तभी जहाँ वो जाते हैं उसको देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है। अब डुआंगडोंग कहता है कि ये जगह असल में एपेक्स है, जो कि हमारे इनहेरिटेंस के अंदर का स्पेस है। जिसके बारे में वो बताता है कि हमारा ये जो थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर है, इनका नाम डुआंगडोंग रिवर ई सेंट किंग था। यहाँ पे वो कहता है कि जो भी असल में बंदे होते हैं उनका नाम डुआंगडोंग रिवर कनेक्ट किया जाता है। वो कहता है कि मैं 192 इनहेरिटेंट था और मेरा नाम था डुआंगडोंग रिवर जेनजू वे। अब यहाँ पे लू फेंग और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा था कि उसका पूरा नाम ही डुआंगडोंग रिवर होगा, लेकिन वो बताता है कि नहीं, असल में ये एक टाइटल है और तुम्हारा नाम भी यही होने वाला है, डुआंगडोंग मिल्की डुआंगडोंग रिवर लू फेंग। ये तुम्हारा फ्यूचर है। लू फेंग सारी चीज़ें समझ जाता है और अब फिर यहाँ पे डुआंगडोंग रिवर बताता है कि तुम जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के जो टर्म्स यूज करते हो ना, असल में हमारे होम टाउन में उसको नहीं, उसको ट्रू गॉड से इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे अनडाइंग फाइटर्स यूनिवर्स नाइट यूनिवर्स मास्टर सेम रहा करते हैं और ये ट्रू गॉड के नाम से कहलाते हैं। तो लू फेंग भी समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे ट्रू गॉड क्यों कहलाया जाता है। अब वो ऊ कैरेक्टर के बारे में बताता है कि जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लू फेंग को वो सारी चीज़ें बताने लगता है। वो बता भी देता है कि चलो अपने थर्ड जनरेशन एंसेस्टर के सामने झुको, जो कि तुम्हें मास्टर मानना होगा। लू फेंग भी ऐसा ही करता है और वो फाइनली इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। अब दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अचानक देखने लगता है और यहाँ पर लू फेंग के बॉडी में इम्प्रिंट्स आने लगते हैं, जिसके कारण लू फेंग अपनी बॉडी को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था और वो डुआंगडोंग की तरफ देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद सुनकर वो कहता है कि ये असल में एक इम्प्रिंट है, जो कि डुआंगडोंग रिवर के जनरेशन से अंदर आती है। ये उन्हीं को मिलता है जो कि इन सब को पास करता है, ताकि तुम यहाँ से आसानी से हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सको। तो लू फेंग समझ जाता है। अब डुआंगडोंग रिवर कहता है कि मैं तो मारा जा चुका था, इसी कारण मेरी वर्चुअल यूनिवर्स कॉन्शियसनेस यहीं पे थी और मेरी सारी मेमोरीज यहीं पे थी, जिसके कारण ही मैं इन सारी चीज़ों को कर पाया हूँ और मैं इस पूरे के पूरे स्पेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। जबकि तुम यहाँ के मास्टर बन चुके हो, तो अब तुम इस पूरे जगह को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे लू फेंग भी रिस्पेक्ट करता है और कहेगा टीचर मुझे गाइड करिए। तो डुआंगडोंग कहता है कि चलो एक ओथ लो, यहाँ पे मेरे साथ रिपीट करो। अब ओथ ये समझ लो कि यहाँ पे डुआंगडोंग लू फेंग यहाँ पे अपने बंदों के साथ, मतलब अपने रेसेस डुआंगडोंग के हैं, उनसे फाइट नहीं करेगा और वो अपनी कोर इनहेरिटेंस को किसी को नहीं देगा, जिसके कारण अगर कोर इनहेरिटेंस किसी और के पास जाए तो वो मारा जाएगा।
तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है, पूछता क्या मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि हाँ करना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे और हम दूसरे हायर को चूज कर लेंगे। तो लू फेंग यही करता है। वो कहता है कि अगर मैंने इस ओट को ब्रेक किया तो मेरा सोल एनिलेट हो जाएगा, और ये सुनकर वो भी खुश हो जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है डुआंगडोंग को, जो कहता है कि जब तक तुम अंदर रहोगे कोड के, वहाँ पे कोई भी आउटसाइडर आके तुम्हें मार नहीं सकता। चलो अब मुझे फॉलो करो ताकि तुम इस पूरे के पूरे शिप को अपना मास्टर बना सको। अब ऐसा ही करता है, लू फेंग को पूरा का पूरा शिप का मास्टर बना देता है, उसके रूट को पकड़ा देता है, जो कि असल में वहाँ पे बहुत ही पावरफुल था और उसने अंदर कई सारे चेंजमेंट भी किए होते हैं। और फिर डुआंगडोंग रिवर आगे जाता है, जहाँ पे उसने कई सारे मेमोरी स्टोन्स को रखे हुए थे। अब मेमोरी स्टोन्स उन सारे जितने भी सुप्रीम बेंग्स होते हैं उन सब की मेमोरी के होते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे कल्टीवेट किया था, उन सब ने कैसे ब्रेक थ्रू किया होता है, जिनमें कई सारे टेक्निक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन भी होते हैं, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मेमोरीज थी और ये बहुत ही प्रेशियस होती है। ये सुनकर लू फेंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि असल में ग्रेट बेंग की मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, वो कल्टीवेशन का नया रास्ता देती है। और यहाँ पे लू फेंग के पास टोटल 12,002 मेमोरी स्टोन्स मौजूद होती हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल थी। अब लू फेंग ये सारी चीज़ें समझ जाता है और डुआंगडोंग रिवर कहता है कि तुम्हें इन साइड 12,012 स्टूडेंट्स को किसी बाहर के हाथों में नहीं रखने देना होगा, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इसके बाद लू फेंग भी ऐसे ही मानता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग के माइंड में कई सारी इन्फॉर्मेशन जाने लगती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दिन लग जाते हैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को लू फेंग के माइंड में जाने के लिए। और लू फेंग को कई सारी नॉलेज मिल चुकी होती है, जो कि वैसा ही जनरेशन टू जनरेशन क्या काम होती है। अब आप ऐसा समझ लो कि अगर लू फेंग मर जाएगा तो उसकी वर्चुअल कॉन्शियसनेस यहीं रह जाएगी और फिर वो अगला जनरेशन ढूंढा जाएगा, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। और ऐसे ही था। अब यहाँ पर डुआंगडोंग रिवर ऐसे ही आगे बहुत सारी चीज़ें बताता है, जो कि ऐसी ही बकवासी होती हैं, और वो आगे बताता है कई सारे अनडाइंग रिवर के नॉलेज और ये सारी चीज़ें के बारे में कि आखिर तुम्हें कैसे अनडाइंग बनना चाहिए, कैसे यूनिवर्स नाइट यूनिवर्स फाइटर अनडाइंग यूनिवर्स मास्टर बन सकते हो, और ये सभी ब्रेक थ्रू के अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे कि लू फेंग भी आजमा सकता है। और यहाँ पे ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग कई सारे 3 सेट्स ऑफ नॉलेज को भी लेने लगता है, जो कि उसी शिप में मौजूद होती हैं, जो कि इनहेरिटेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। लू फेंग उन सारे जितने भी टॉप टाइप इनहेरिटेंस के एंशिएंट सिविलाइजेशन होते हैं उन सबको पढ़ने लगता है, जो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है उन सबको लेने लगता है। अब डुआंगडोंग कहता है कि तुम अभी भी कमज़ोर हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, जल्दी करो, अपने आप को ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि तुम एक ट्रू गॉड बन सको और आराम से सबको मार सको। तो यहाँ पे लू फेंग भी हामी भरता है। अब ऐसे ही बताया जाता है कि यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसको मैंने कल्टीवेशन की वीडियो में बताया हुआ है कि 2 पार्ट्स क्या होते हैं, यही डिटेल में यहाँ पे बताया गया, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में देखने लगता है, वो भी शौक हो जाता है ये सब जान के कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब दिखाया जाता है कि डुआंगडोंग और भी चीज़ें उसको बताने लगता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे 3 स्टेजेस हैं, जैसे तुम्हें ट्रू गॉड बनना है तो तुम्हें अपने 3 वॉल्यूम्स लिमिट्स को ब्रेक करना होगा। अब लू फेंग हैरान हो जाता कि क्या ट्रू गॉड स्टेज के भी लिमिट होती है। जिसके बाद डुआंग रिवर और भी सारी चीज़ें बताने लगता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब तुम्हारी मेमोरीज में आ जाएंगी। और ऐसा ही होता है, लू फेंग के माइंड में मेमोरीज आने लगती हैं, वो सभी लू फेंग के माइंड में चली जाती हैं, जिसके कारण लू फेंग को थोड़ा दिन का वेट करना पड़ता है। अब टाइम बीतता है, लू फेंग उन सभी को आपस में समा लेता है। अब दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही कई सारे विल पावर ऑफ प्राइमर यूनिवर्स के बारे में बताता है कि यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स की भी अपनी विल पावर होती है, जिसकी अपनी मैसिव सेलेस्टियल बॉडी होती है यूनिवर्स ओशन में, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। और कंपेयर किया जाए यूनिवर्स बोट में तो उसकी केओटिक एनर्जी की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है। वो फिर आगे बताता है कि अगर तुम प्राइमर यूनिवर्स का लिविंग पार्ट हो तो तुम भी असल में प्राइमर यूनिवर्स के अंदर ही आओगे, लेकिन जब तक तुम यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स के अंदर नहीं रहोगे प्राइमर यूनिवर्स भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और यहाँ पे मुश्किलें आने लगेगी। तो ये सुनकर लू फेंग क्या था कि क्या यूनिवर्स ओशन इतना सच में पावरफुल है। यहाँ पे ऐसे ही कई सारे बातें होने लगती हैं जो कि ऐसे ही बकवास होती है। अब तभी दिखाया जाता है कि वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे डुआंगडोंग के रिवर के एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता,
यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे विल पावर मुझे रोक रही है और लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम ट्रांसेंड करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, तुम्हें रीइंकार्नेशन को ब्रेक थ्रू करना होगा, तुम्हें अपने आप को एक नए लेवल तक ले जाना होगा, तुम इन मेमोरी स्टोन्स का यूज़ कर सकते हो। तो लू फेंग हामी भरता है। यहाँ पे इसी के बाद दिखाया जाता है कि डुआंगडोंग रिवर वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस थी और जब लू फेंग ने वहाँ पे की होती है तो उसके कारण वहाँ पे वो सभी खत्म हो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि डुआंगडोंग आखिरी में जाने से पहले वहाँ पे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्पेस दिखाता हूँ और वो लू फेंग को एक टाइम एक्सेलरेशन स्पेस दिखाता है जहाँ पर टाइम एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और वो कहता है कि यहाँ पे मेरे कंट्रोल से ही 10,000 टाइम एक्सेलरेशन को तुम यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पे काउंटलेस रीइंकार्नेशन एरा से लोनली हूँ और मैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं बहुत ही पहले मारा जा चुका हूँ और मैं इस पार्ट को बियर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इन सब को स्टोन्स में रिकॉर्ड किया था। मैं वर्चुअली एक मेमोरी हूँ। अब यहाँ पे ऐसे ही कई सारी फिर से बातें होने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि वो सारी चीज़ें बताकर वो फाइनली वहाँ से गायब हो जाता है। लू फेंग उसके जाने से पहले बोलता है टीचर डुआंगडोंग रिवर, लेकिन सब चीज़ गायब हो चुका था और तभी दिखाया जाता है कि स्ट्रीम्स ऑफ लाइट रेज वहाँ पे आने लगती हैं। वो इम्प्रिंट सभी जाके लू फेंग के बॉडी के अंदर मर्ज हो जाती है, जो कि असल में ये संकेत होती है कि लू फेंग उसका मास्टर बन चुका है। और ये जानकर लू फेंग भी बहुत ही खुश होता है कि असल में वो उस पूरे स्पेस इनहेरिटेंस का मास्टर बन चुका है। अब देखा जाए तो वो भले ही मास्टर बन गया लेकिन वो उस जगह के बारे में यहाँ पे अनफेमिलियर था। अब लू फेंग जान चुका था कि डुआंगडोंग ने अपनी पूरी कंट्रोल को लूज कर दिया है, वो उस पूरे पैलेस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और यूनिवर्स ओशन ने 193 जनरेशन डुआंगडोंग रिवर जो कि लू फेंग है वो बन चुका है। और अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग के पास तो कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई थी। वो बॉट ऑफ म्यूजियम को इन सब को देखने लगता है और वो इन सब की चीज़ के बारे में देखने लगता है। अब दिखाया जाता है कि 95% जो इंटायर स्पेस था वो 3 जनरेशन ऑफ एंसेस्टर से भरा हुआ था, बाकी 5% बाकी जनरेशन के हायर से भरे हुए थे। लू फेंग उन सारी डिटेल्स को पढ़ने लगता है जो कि असल में उन स्टोन्स, उन मेमोरी स्टोन्स, उन सारी चीज़ के बारे में थी कि आखिर कैसे कैसे हो सकते हैं। और जितने ही बंदे यहाँ पे आए थे जिनकी जो मारे जा चुके थे उन सब के ट्रेस यहाँ पे मौजूद थे। और फिर दिखाया जाता है हमें इंटायर स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस में जहाँ पे ऐसे ही लू फेंग सारी चीज़ों को देखने था। एक ही चीज़ बार बार रिपीट की गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन एक ही चीज़ है दोबारा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। लू फेंग आगे जाता है ऑन साइड टेक्निक्स को, फाइटिंग इनहेरिटेंस को देखने लगता है और वो कहता है इन सब के फाइटिंग स्पिरिट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, डिवाइन आई क्लैंक के सामने तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लू फेंग उन सब नॉलेज को गेन करने लगता है और कहता है कि नॉलेज ही पावर है। और लू फेंग उन सबको प्रैक्टिकली अपने दिमाग में साइन इन करने लगता है और वो उन सबको कैटेगराइज करने लगता है। वैसे ही दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने कल्टीवेशन स्पेस टाइम को यूज किया था और 15 दिन में ही पूरे के पूरे इंटायर इनहेरिटेंस को फ्यू 100 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया होता है। टोटल 100 मिलियन मेमोरी स्टोन्स को भी स्टोर कर लिया होता है ताकि वो सारी चीज़ों को सीख सके। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि बोट ऑफ म्यूजियम अभी भी फ्लेम आइस सीजन के अंदर फ्लोट कर रहा है और अभी भी केबिन का दरवाजा बंद है और जितने भी बंदे हैं पावरफुल वो सभी बाहर से देख रहे हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि यहाँ पे अगर वो अंदर गए तो 7th और 2nd ट्रू गॉड्स के जैसे वो भी मारे जाएंगे, इसलिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाइम पास होने लगता है, सुप्रीम मास्टर भी वहाँ पे इंतजार करने लगते हैं, कोई कुछ तो नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे टाइम पास होने लगता है। देखते ही देखते 2600 साल और बीत जाते हैं लू फेंग को इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किए हुए हैं और अभी तक वहाँ पे वो सारी चीज़ें स्पेस को वहाँ पे घेर के रखा हुआ था। और यहाँ पे दिखाया जाता है ह्यूज एक्स प्राइमर के सिटी लीडर के द्वारा, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दोनों बात कर रहे थे कि लू फेंग उसका हायर बन चुका है लेकिन फिर भी उसने मेल नहीं भेजा है और उन सबको चिंता होने लगती है। लेकिन ह्यूजेक्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे बेकार में चिंता कर रहे हो, डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस है, क्यों ना हम उससे ही पूछ ले कि यहाँ पे उसको क्या हुआ। तो लेकिन दिखाया जाता है प्राइमर क्यूरियोसिटी ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है लू फेंग कोई प्रोसेस में होगा। तो यहाँ पे हम कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार करते हैं। तो ह्यूजेक्स लू फेंग को मैसेज भेजते हैं और तभी लू फेंग को यहाँ पे रिप्लाई भी आ जाता है और वो सामने आता है और दिखाया जाता है
कि लू फेंग जब सामने आता है तो सिंपली वाइट रॉब में होता है और लू फेंग इस वक्त इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि ह्यू जैक्स के सामने उसके खुद के टीचर खड़े हैं। मतलब लू फेंग ने जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की होती है ना, उससे उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी होती है और सभी लोग सरप्राइज हो चुके होते हैं और वो ये देखकर बता सकते हैं कि लू फेंग की रैंक उनसे भी ऊपर आ चुकी होती है। अब ह्यू जैक्स कहते हैं कि लगता है कि ये इनहेरिटेंस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने जब टीचर और इनसे ऐसे मिला था तो वो भी वाइट रॉब्स को पहने थे और उनकी ऑरा भी ऐसी ही थी। तो प्राइम केओस सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ तुम्हारी ऑरा भी ऐसे ही थी। तो लू फेंग कहता है ह्यू जैक्स क्रिएटर टीचर मुझे ऐसे टीज मत कीजिए। यहाँ पे वही बातें होती हैं जो कि वो पूछते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, तुम कैसे हो। तो लू फेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं तो अभी उन सारे इनहेरिटेंस को पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग ये भी बता देता है कि उसे क्या क्या वहाँ पे गेन मिली और वो समझ गए थे कि लू फेंग इससे बहुत ही पावरफुल बन सकता है और इससे ह्यूमैनिटी बहुत ही आगे जाएगी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लू फेंग अपनी सारी चीज़ें बताने लगता है, अपनी हर एक चीज़। अब ह्यू जैक्स क्रिएटर हंसते हुए कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दिल के अंदर सब चीज़ है, आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं। अब यहाँ पे प्राइम केओस सिटी लीडर भी कहते हैं कि एक अनडाइंग से यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की लिमिट होता है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे जान सकते हो। क्या तुम जानते हो कि हम रीइंकार्नेशन एरा को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और वो सब लू फेंग से जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लू फेंग अपने सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है कि मैं अभी विल पावर के इन्फ्लुएंस के अंदर हूँ और मुझे अभी रीइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू करनी होगी और मुझे इसके लिए विल पावर ऑफ द ऑरिजिन की जरूरत होगी। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बैठते हैं और यहाँ पे वो उन सब से बात करने लगते हैं और यहाँ पे लू फेंग, ह्यू जैक्स और प्राइम केओस सिटी लीडर वहीं पे खड़े होते हैं और साथ ही साथ में हमें टीचर ऑरिजिन को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती है कि यहाँ पे टीचर ऑरिजिन भी आए हुए थे। अब टीचर ऑरिजिन भी लू फेंग की बातों को सुनकर कहते हैं विल पावर ऑफ द ऑरिजिन और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कंटिन्यूस जब कल्टीवेट करना शुरू करता है तो यहाँ पे उसकी लिमिट होती है यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की और मैं ये जानता हूँ और हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है और उसको लिमिट को ब्रेक थ्रू करने के बाद ब्रेक थ्रू किया जाता है। जिसके बाद लू फेंग ऐसी सारी चीज़ें बताने लगता है जिसको सुनकर वो सभी शॉक होने लगते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल है, जब सारे सभी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो आप यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकते हैं। एक बॉटम लाइन होता है, इसको एक लेवल अप कहा जाता है। यहाँ पे आप जब इसको पार करोगे तभी आप रीइंकार्नेशन को सरवाइव कर पाओगे और यहाँ पे बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक थ्रू करने के और चांसेस की। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो लू फेंग उन सारी चीज़ों को दिखाने लगता है जो भी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रीइंकार्नेशन इरास के अंदर हुआ होता है और इसको देखकर प्राइम केओस सिटी लीडर लू फेंग से पूछते हैं क्या यहाँ पे कोई यूनिवर्स मास्टर, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकता है क्या। अब प्राइम केओस सिटी लीडर भी एक यूनिवर्स मास्टर होते हैं, उन्हें भी सपना था यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने का। अब यहाँ पे ह्यू जैक्स भी इसका जवाब पूछते हैं, वो भले ही बन चुके हैं लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि आगे कैसे। तो लू फेंग कहता है हाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन में ऐसे कई सारे काउंटलेस ग्रेट बीइंग्स थे जिन्होंने मैनेज किया था ब्रेक थ्रू करने के लिए। यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने के लिए यहाँ पे एक एक्सट्रीमली थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। हमारे अंदर ऐसे कई सारे जैसे कि 4 से 5 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जो कि बन सकते हैं। अब यहाँ पे ह्यू जैक्स वो दोनों शॉक हो जाते कि क्या ऐसा भी है मल्टीपल फोर्स। अब देखा जाए मल्टीपल फोर्स मतलब कि ह्यूमन रेस के अंदर भी कई सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकते हैं और वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पे टोटल यूनिवर्स मास्टर है तो उनमें से कौन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकता है, क्या सभी बन सकते हैं। तो लू फेंग कहता है नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा चांस होते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकते हैं लेकिन हर कोई ऐसा नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें टैलेंट की जरूरत होती है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता है जो कि ऐसी बकवास होती है। जहाँ पे वही लू फेंग टैलेंट के बारे में बता रहा था कि टैलेंट ही सब कुछ होता है। अब प्राइम केओस सिटी और लू फेंग उसकी सारी चीज़ों की बातों को आराम से सुन रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि फ्यूचर में देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमन रेस भी रीइंकार्नेशन एरा बन सकता है उससे भी स्ट्रॉन्गर। जिसको सुनकर वो दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। लू फेंग कहता है ऑफकोर्स यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर तो एक स्टेज है जो कि शुरुआत का स्टेज है, आखिरकार यहाँ पे 100 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर पॉसिबल है कि हमारे रेस में बन सकता है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर तो ठीक है, तुम्हारे गाइडेंस से हम लोग बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं, मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ।
अब दिखाया जाता है ह्यूजेक्स जितने भी अपने अंदर यूनिवर्स सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर होते सबको बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो सब लोग कहते क्या मजाक नहीं कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कहते नहीं, और वो कहते लू फेंग को इनहेरिटेंस मिली है जिसके कारण वो ऐसा कर सकते हैं। या फिर लू फेंग भी वहाँ आ जाता है और सारे यूनिवर्स मास्टर लू फेंग से पूछने लगते कि क्या सच में मैं यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकता हूँ। तो लू फेंग यहाँ पे सबसे बताता है कि हमारा ह्यूमन रेस बहुत ही गिफ्टेड है, हमारे बिना किसी सिस्टम गाइड्स के भी हमने इतना ऊपर तक अपने आप को ले आया है, और अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो हम भी आराम से पावरफुल बन सकते हैं। तो ह्यूजेक्स कहता है कि चलो यहाँ पे अब तुम सब पूछना बंद करो, लू फेंग को बोलने दो। तो यहाँ पे लू फेंग भी आगे बोलने लगता है। व्हाइट टीचर ऑरिजिन में लू फेंग की बातों को सुन रहे होते हैं। अभी तक किसी को भी नहीं पता होता कि टीचर ऑरिजिन भी वहाँ मौजूद होते हैं। जिसके बाद लू फेंग कहता है फर्स्ट कैटेगरी होता है गॉडली पावर, सेकंड कैटेगरी होता है स्टार्टिंग ऑफ बाय लॉज, मतलब 2 कैटेगरी से यहाँ पे हो सकता है। ह्यूजेक्स सुनकर कहते हैं कि क्या लॉ से भी अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जितना मैं जानता हूँ यहाँ पे एडवांस किया जा सकता है। लॉ जैसे यूनिवर्स मास्टर स्पेस बेस्ड अलायंस के हैं, वो 8 बेस्ड गॉड्स के लॉस को कंबाइन किए हुए हैं। तो लू फेंग इस्तेमाल करता है, कहता है कि लॉस के ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक और रास्ता है गॉडली पावर जिसकी मदद से हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सभी लू फेंग की बातों को सुन रहे होते हैं। जिसके बाद वो वही कहता है कि हमें अपने ऊपर की सप्रेशन को हटाना होगा, अपने ब्रेक करना होगा उन 7 साइकिल्स को, और अपनी एक नई दुनिया में इंटर होना होगा जैसा कि हम लोग हमेशा से ब्रेक थ्रू करते आए हैं। अपने बोटल नेक को ब्रेक करने के बाद अपनी पावर को बढ़ाना। जिसके बाद लू फेंग वही सारे लाइफ जीन्स के बारे में बताने लगता है, जिसके बारे में आपको पता है कि परफेक्ट लाइफ जीन होना कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे वो सारी बंदे जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं लू फेंग की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। यहाँ पे लू फेंग ऐसा ग्रेट बीइंग के जैसा था। लू फेंग आगे कहता है कि हमें अपने साइकिल्स को ब्रेक करना होगा और ये हमारी किस्मत में होगा, हमें अपने व्हाइट लॉ को फॉलो करना होगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम सब अपने लॉज के साथ मूव करो ताकि तुम ये फिगर आउट कर पाओ कि तुम्हें ब्रेक थ्रू कैसे करना होगा। और स्टार्टिंग बाय लॉ ये सबसे सिंपलेस्ट है, और अनडाइंग से लेके यहाँ पे हर एक फंडामेंटल लॉ जैसे गोल लॉज विंड लॉज मैनी मोर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिसको तुम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आगे जैसे यूनिवर्स नाइट से ऊपर जाते हो तो आप लॉ और स्पेस को टाइम और स्पेस को पढ़ने लगते हो। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आगे देखते जाओ आपको हर एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगी। जिसके बाद लू फेंग हर एक चीज़ बताने लगता है कि कैसे आप माउंटेन को जैसे क्लाइंब करते हो वैसे ही कर सकते हो। आपको अपने स्पेस और टाइम से ज़्यादा फोकस करना होगा। जिसके बाद आप लोग जैसे उन सबको कंबाइन करोगे तो आपके पास लॉ ऑफ केओस होगी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे लू फेंग लॉ ऑफ केओस के बारे में जिक्र करता है ना, टीचर ऑरिजिन भी आ जाता है। वहाँ पे कहते हैं कि क्या तुमने मेंशन किया लॉ ऑफ केओस के बारे में। तो यहाँ पे ह्यूजेक्स क्रिएटर भी टीचर ऑरिजिन को वहाँ पर देख के शॉक हो जाते हैं कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब लू फेंग भी टीचर ऑरिजिन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी ने भी नहीं देखा होता है। अब टीचर ऑरिजिन लू फेंग से पूछता है, लू फेंग क्या तुमने लॉ ऑफ केओस कहा। तो लू फेंग कहता है हाँ, यहाँ पे हर एक चीज़ लॉ ऑफ केओस से ही आई हुई होती है। मतलब कि जितने भी थंडर स्पेस लाइट ये सारी है वो लॉ ऑफ केओस से ही निकली होती है। अगर हम लोग लॉ ऑफ केओस को मिला ले और उसको पाले तो हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद वही सारे कहते हैं। जिसके बाद लू फेंग कहता है हर एक चीज़ पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ केओस के अंदर आती हैं। ऑफ कोर्स ये सभी आपको पता नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेंगे यहाँ पे हमें लॉ ऑफ केओस के कारण अपनी पावर में बहुत ही बूस्ट मिलेगी। 10 फंडामेंटल लॉ वो सभी लॉ ऑफ केओस में चेंज हो जाएगी। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऐसे ही किया करती है। डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस के अंदर भी जो एक्सट्रीमली गिफ्टेड होते हैं वही लॉ ऑफ केओस को यहाँ पे पा पाते हैं, वही उनकी मास्टरी कर पाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ऐसे कई सारी चीज़ें आगे बताने लगता है और वो कहता है कि लॉ ऑफ केओस को पाने के लिए भी हमें बहुत सारे लिमिटलेस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मेरे पास कई सारे मेमोरी स्टोन्स हैं जिससे कि मैंने उन सब के बारे में जाना। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर ये क्या प्रूफ करती हैं। डुआंगडोंग रिवर यही कहता है कि लॉ ऑफ केओस इन सारे लेवल ऑफ लॉस को पार करती है। अब यहाँ पे लू फेंग आगे ऐसे ही केओस के बारे में बताने लगता है जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। स्पेस
इंटरेस्टिंग यहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं इन सब के बारे में सुनने लगते हैं। टीचर ऑरिजिन भी लॉ ऑफ केओस की तरह आकर्षित हुए थे क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे वो सबके बारे में जानते थे। लू फेंग यहाँ पे बोलने लगता है और यहाँ पे टीचर ऑरिजिन भी देखने लगता है। अब वो लू फेंग के टीचिंग को देखकर बहुत ही हैरान हो गया होता है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को जो डुआंगडोंग रिवर से इनहेरिटेंस मिली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये ह्यूमन के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अब दिखाया जाता है कि ऐसे ही लू फेंग आगे ब्रीफ डिस्कशन करने लगता है, सबको बताने लगता है और लू फेंग हंसते हुए कहता है कि ये सभी मेरी गाइडिंग थ्योरीज हैं और थॉट्स हैं। मैं नहीं जानता कि आखिर मुझे कितना लंबा टाइम लगेगा, अभी मुझे और भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स को पढ़ना होगा जिसके बाद ही मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे कई सारे कंबाइंड अटैक्स है जो कि डिवाइन आई क्लैन से भी ज़्यादा पावरफुल। तो इसको सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बातें होने लगती है। अब यहाँ पे मैं इन सबको स्किप करता हूँ क्योंकि इन सब के बारे में आपने पहले ही जान रखा है कि लू फेंग ने कैसे 360 को मिक्स किया होता है, वो सारी चीज़ें बताने लगते हैं। और अब फेमस सीन चेंज को आइस फ्लेम यूनिवर्स बोर्ड के रीजन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ फाइनली लू फेंग ने अपने उन सारे लेसन जो कि अपने ह्यूमंस के यूनिवर्स मास्टर को दे रहा होता है उसे ख़त्म कर लिया होता है। और अभी भी यहाँ पे लू फेंग को बाकी था, वो स्टडी करना कंटिन्यू करता है। टाइम बीतता है, 9106 ईयर पास हो चुके होते हैं। लू फेंग ने अपने स्टडीज़ को कंप्लीट कर लिया होता है। लू फेंग ने तो यहाँ पे नॉलेज को भी यहाँ पे कर लिया होता है। वो जानता था कि नॉलेज कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग ने कई सारी चीज़ें सीखी होती हैं जिसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे एनिलेशन का यूज़ करना पड़ा तो यहाँ पे मैं अपनी बॉडी से 5th स्टेज की पावर को निकाल सकता हूँ। और वो कहता है कि मुझे और भी कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं पावरफुल बन जाऊँ। और जब मैं यहाँ पे अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ आऊँगा तो मैं अपनी अनडाइंग रिवर को भी कल्टीवेट करना शुरू करूँगा। इसके बाद लू फेंग अपनी अनडाइंग रिवर को भी कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वो अपनी कल्टीवेशन ऑफ एनिलेशन और डोंग हुआ को भी स्टार्ट कर देता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।